एक है पृष्ठ तनाव और एक है तरल का प्रवाह। तो नीचे हेडिंग दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। चलिए कलम रखिए, पहले खूब बढ़िया से समझिए, इसके स्टेप को समझना है। चलो खड़ा हो, बताओ सोच के। पानी फैलना चाहता है कि सिकुड़ना? बड़ा सिंपल बात है, फैलना चाहता है। अच्छा, मच्छर पानी में तैरते देखिए, पंख हिला के तैरता है कि पैर हिला के? तुम लोग नहीं बोलो, पहले इसको देख लें, देखिए कि झूठ बोल रही है। मच्छर को नाली में तैरते देखिए, देखिए तो पंख हिला हिला के तैरता है कि पैर हिला के? पंख हिला हिला के तैरता है। आज छुट्टी देंगे ना तो नाली के पास बैठना, तुम बैठो बैठो। चलो ये देखो, सलाह दे रही, खड़ा हो। मैंने सलाह याद हो, देख रहे हैं। चलो खड़ा हो, बोलो मच्छर को तैरते देखिए पानी में। और कितना बढ़िया हो गया कि नहीं देखे, देखेंगे तब ना लफड़ा है, देखवे नहीं किया तो लफड़ा कैसे होगा? बैठ जाओ, बोलो देखिए, देखिए पैर हिला के तैरता है कि पंख? तैरेगा कैसे? पानी फैलना चाहता है कि सिकुड़ना? फैलना चाहता है। चलिए बैठ जाइए। चलिए तो लेसन शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे कुछ क्वेश्चन से लेसन का एक सेट इंडेक्स आपका तैयार होता है, जिससे इस लेसन को समझ पाते हो। तो हम लोग के पास पहला सवाल आया कि पानी फैलना चाहता है कि सिकुड़ना। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी अपने बाल पर डाल लेते हैं। अगर पानी फैलना चाहेगा तो पूरा बाल फैल जाएगा, और अगर सिकुड़ना चाहेगा तो पकड़ के उठा देगा। तो ही चीज होगा। तो आपके सिर पर अगर हम थोड़ा सा पानी डाल दें तो पूरा बाल फैल जाएगा कि खड़ा हो जाएगा? बोलो। इसको नहीं समझ रहा है, चलो दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को देखते हैं। दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को पानी में डाल के बाहर निकालते हैं। अगर पानी फैलना चाहेगा तो सारे बाल फैल जाएंगे, अगर पानी सिकुड़ना चाहेगा तो पूरा बाल पकड़ के सिकुड़ देगा। तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा पक्का। तो इसका मतलब है कि पानी फैलना चाहता है कि सिकुड़ना? सिकुड़ना। और यही सिकुड़ने में जो बल लगता है उसको सरफेस टेंशन का मामला समझेगा। बहुत ही ध्यान से समझना है। पानी फैलना नहीं चाहता, कोई भी द्रव सिकुड़ना चाहता है। सिकुड़ना चाहता है का मतलब वो अपने एरिया को ज्यादा रखना चाहता है कि न्यूनतम। तो इसलिए कोई भी द्रव के अंदर अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का एक प्रॉपर्टीज होता है, और इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। इस बात को आप लोग अब पढ़ रहे हो, मच्छर बेचारे बचपन में ही पढ़े रहते हैं। वो जानते हैं कि पानी सिकुड़ना चाहता है, और सिकुड़ने के लिए एक बल लगता है पृष्ठ तनाव, और मेरा भार पृष्ठ तनाव के बल से कम है, और इसीलिए पानी पर हम जब बैठेंगे तो मेरा भार ही कम है और सरफेस टेंशन ही ज्यादा है। तो इसीलिए हमको कोई तैरने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, बैठते ही तैरने लगेंगे। तो मच्छर पानी में तैरने के लिए ना पैर हिलाता है ना पंख हिलाता है। बात समझोगे? सरफेस टेंशन की बात जरा ध्यान से समझना। तो अब इसमें हम लोग समझ गए कि मच्छर पृष्ठ तनाव का फायदा उठाता है। पानी सिकुड़ना चाहता है, वो आराम से ऊपर लैंड करके। बात है समझ में ना? अब मच्छर को छुट्टी में देख लेना आराम से नाली के पास बैठ करके। तो अब ध्यान से समझना है। तो पृष्ठ तनाव कई बातों पर निर्भर करता है। बहुत ही छोटा सेक्शन है, खाली कंसेप्ट पर ध्यान देते जाना। हम पूरे प्रयास करेंगे कि हर बात आपको एकदम समझ में आती है। तो अब पहले तो हम लोग देखें सरफेस टेंशन का पहला अक्षर क्या है? एस। टेंशन का पहला अक्षर टी। तो इसको एस से भी लिखते हैं, टी से भी लिखते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो कम सिकुड़ना चाहेगा कि ज्यादा? ज्यादा सिकुड़ना चाहेगा। अगर सरफेस टेंशन घटेगा तो सिकुड़ना चाहेगा कि फैलना? फैलना चाहेगा। बातों पर फिर से ध्यान दो। अगर हम कहें पृष्ठ तनाव घट गया तो कहना कि फैल जाएगा, तनाव बढ़ गया तो और सिकुड़ जाएगा। तुम लोग देखे होंगे कई बार स्नान किए होंगे गांव में, बाल्टी लेके सीधे ऊपर से ऐसा भी स्नान के लोग की। तो ये नहीं समझना कि पानी फैलना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है। पूरे बाल्टी ऊपर से भी तुम अगर उछल दिए तब भी देखोगे कि शरीर का कई हिस्सा सुखा ही रह गया। सिकुड़ सिकुड़ के भाग जाना चाहता, वो आपको भिगाना नहीं चाहता। तो इसी कारण आप देखें कि जा पानी पूरा एक बाल्टी उजले तब भी सूखा रह गया, तो फिर स्पेशल लोटा से फिर डालना पड़ता। तो अब जो ये देख पा रहे हो, ये सरफेस टेंशन किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट अब यहीं से प्रश्न है। देखो हम लोग को जो भी क्वेश्चन आएंगे बीपीएससी में सिर्फ उसके एग्जांपल से आएंगे, इसलिए उदाहरण आपको धीरे धीरे क्लियर कराएंगे। तो पहले निर्भरता देखेंगे, फिर इस पर एग्जांपल देखेंगे। पहला नंबर कहता है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। और बोलो सरफेस टेंशन घटेगा तो सिकुड़ेगा कि फैलेगा? फैलेगा। अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि बढ़ाने से भी सरफेस टेंशन घटेगा। अगर इसमें कुछ चीज घुला देंगे तो घुलने वाला चीज दो है, एक का नाम है कार्बनिक और दूसरा का नाम है अकार्बनिक। अगर इसमें कार्बनिक पदार्थ घुलाएंगे, साबुन शराब शैंपू ये सब अगर घुलाएंगे तो कार्बनिक पदार्थ घुलाने से सरफेस टेंशन घटेगा। और अगर अकार्बनिक पदार्थ जैसे नमक घुलाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। देखो अब इतना ही बात पर हम लोग को एग्जांपल चलेगा। तो पहले अब मेन जो प्रश्न आते हैं उसकी बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण एग्जांपल पे हम लोग का क्वेश्चन आएगा। पहला एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद गोलाकार होते हैं। पानी के जो बूंद देखे होंगे कैसा है? गोल, क्योंकि वो एरिया मैक्सिमम रखना चाहता है कि मिनिमम मिनिमम। दूसरा नंबर हम लोग देखें कि जब किसी ब्रश को पानी में भिगा के ऊपर लाते हैं तो ब्रश के बाल आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ये सरफेस टेंशन के कारण है। इसी के कारण पानी के ऊपर सुई तैरता है, मच्छर तैरता है। आप अगर हल्का छोटा सुई रखोगे तो पानी पर तैर सकता है। तैराए हो कभी? पानी पर सुई तैराए हैं? नहीं। आप एक कटोरी पानी ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा कागज फाड़ के रख दीजिए, एकदम थोड़ा सा, और उसके ऊपर एक सुई रख दीजिए। तो कागज के ऊपर सुई रखोगे तो तैर रहा है। और उसको पंखा वगैरह से बचा के अपना हटा के रखना, हवा का प्रेशर नहीं पड़े, छोड़ दीजिए रात भर। तो रात भर में एक कागज भींग करके नीचे, और सुबह देखोगे तो सुई तैरते हुए ऊपर। देखिए बड़ा बढ़िया मैजिक हो। तो पानी के ऊपर सुई का तैरना, मच्छर का तैरना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। चौथा, अब एक एक करके हम लोग बहुत बढ़िया से इन बातों को समझे। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है, तो इसीलिए हम लोग सरफेस टेंशन घटने का मतलब सिकुड़ेगा कि फैलेगा? फैलेगा। इसीलिए गर्मा गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है।
इसीलिए कपड़ा ज्यादा गंदा होने पर गर्म पानी से साफ करते हैं। तुम लोग देखे होंगे गांव की अनपढ़ महिला भी है और ज्यादा गंदा अगर कपड़ा है तो पानी उसमें गर्म करके तब सरफ और तब उसके अंदर बेडशीट और तब पटक के 2-4 बार ठीक किया तो कहेगा एकदम साफ हो। तो बताओ जैसे ही गर्म पानी किए तो गर्म करने से ताप बढ़ा, पृष्ठ तनाव घटा, पृष्ठ तनाव घटा तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा, फैलेगा और फैलेगा तो पूरे कपड़ा के हर छिद्र को एकदम साफ करे। इसीलिए गर्मा गर्म भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। सबका रीजन यही, आपके जीभ में टेस्ट कलिकाएं हैं। आपको मालूम है सबसे आगे कौन है? तीखा, इस साइड बोलो, बायोलॉजी ठीक से नहीं पढ़ा है, खट्टा पीछे कड़वा। अब तुमको अगर तीखा है तो जीभ के अगला सेक्शन लगाता है मीठा, मीठा का जो सेक्शन है वो अगला सेक्शन। अब बताइए इसमें आपको अगर गर्मा गर्म भोजन कर रहे हो ठंडा भोजन कर रहे हो, दोनों में अंतर समझ। ये सारे कलिकाएं माइंड को सिग्नल भेजता है कि हमको कैसा भोजन लगा। अब भोजन अगर तीखा है और ऊपर से एकदम गर्म है तो ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटा कि बढ़ा, घटा तो सिकुड़ेगा कि फैलेगा, तो फैलेगा तो हर कलिकाओं को टेस्ट दे देगा। और अगर गर्म है तो तीखापन सबको मिलेगा तो लगेगा छटपटाने की और गर्म हो जाएगा। गर्म है तो और तीखा उसको ज्यादा लगेगा, वो बेचारा तुरंत खाना बंद करेगा कि बहुत ज्यादा तीखा है, चीनी लाई। हाँ ठंडा रहेगा तो तीखापन बढ़ेगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। ठंडा भोजन करोगे तो पेस्ट बन के सिकुड़ते हुए जाएगा, कम कलिकाओं को टेस्ट देगा, दिमाग कहेगा कि ठीक है चलेगा। लेकिन अगर तुम तावा पर गर्मा गर्म बन रहा बगल में बैठ गए तो जैसे ही गर्मा गर्म बैठे, देखो इसको लाल टपकना शुरू हो तो भारी चट्टन है थोड़ी। अब जैसे ही वहां बैठे तो अब आप समझ पा रहे हैं कि इसमें गर्मा गर्म भोजन से कलिकाओं कम को टेस्ट मिलेगा कि ज्यादा को, ज्यादा को। अब तुम 3 रोटी भी खाया, 4 भी खाया तो सब मिलकर माइंड को सिग्नल दे रहा है, तो माइंड कहा कि एक और मांगो, बड़ा बढ़िया लगा। तो तुम पूरा उठा कहा कि यार 6 रोटी आज दबा दिया गर्म था। तो कभी भी गर्मा गर्म भोजन ज्यादा खा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। इसी के कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पानी में तेल, ग्रीस, मोबिल, डीजल ये सब अशुद्धि मिलाएं तो मच्छर के अंडे खत्म हो जाएंगे, मच्छर डूब जाएंगे। मच्छर बेचारा लेसन आधा पड़ा कि मेरे वजन से ज्यादा सरफेस टेंशन है और इसीलिए हम पानी में बैठेंगे तो तैरेंगे, और मानो किन किन बातों पर निर्भर करता है वही पड़ा। तो जहां नाली में ज्यादा मच्छर है तो इधर से जला हुआ मोबिल या केरोसिन डाल दिया, तो जैसे ही आप अशुद्धि मिलाए पृष्ठ तनाव घट गया। अब पानी फैल रहा है, मच्छर बेचारा लैंड किया, यार हम तो तैर जाएंगे, मालूम चला डूब गए। तो ये आप जो देख रहे हो अशुद्धि मिलाना, ये चीज देखे। दूसरा, कई जहाज जो आप देखोगे तो पानी वाले जहाज अपने साथ तेल के बड़े बड़े ड्राम भी रखते हैं। किस लिए? ये नहीं है कि खाली हो जाएगा तेल तो उसमें डालने के, वो रखते हैं कि इमरजेंसी नहीं है, वो सिर्फ है कि अगर हम जा रहे हैं और समुद्र में बड़ा बड़ा ज्वार उठ गया तो उस कंडीशन में जैसे ही ज्वार उठेगा तो हम पूरा तेल का ड्राम पानी में फेंक देंगे। तो इतना तेल पानी में फेंक देंगे तो पानी इतना तेल जाने से पृष्ठ तनाव घटेगा, तो पानी सिकुड़ना चाहेगा कि फैलना, फैलना चाहेगा तो ज्वार डाउन हो जाए। देखिए सभी इमरजेंसी लैंडिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण पे ध्यान दें, ये सब एग्जांपल ही मेन चीज। कार्बनिक पदार्थ का मतलब साबुन, सरफ, ये सब कार्बनिक पदार्थ, और इसको मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटता है। पृष्ठ तनाव घटेगा तो सिकुड़ेगा कि फैलेगा, फैलेगा। इसीलिए स्नान करने के लिए साबुन और शैम्पू का प्रयोग करते हैं, ब्रश में पेस्ट का प्रयोग करते हैं। सबका कारण यही है, अगर आप ऐसे पानी दोगे तो पानी सिकुड़ना चाहेगा, बाल को उठा देगा, अंदर तक जाएगा नहीं, भाग जाएगा। लेकिन आप जैसे ही शैम्पू पकड़े तो पानी कहेगा कि शैम्पू में मिले तो कार्बनिक पदार्थ है, पृष्ठ तनाव घटा तो घटा तो फैलना चाहा और पूरे सेल को साफ किया, कहा कि वाह बड़ा बढ़िया फ्रेश साफ हो। ब्रश ऐसे ही लेके मार दिया तो सिकुड़ना चाहेगा, पूरा साफ नहीं हुआ, लेकिन पेस्ट लगा दिए तो कार्बनिक पदार्थ है, वो फैलना चाहेगा, ज्यादा सफाई किया। इसी के कारण अगला एग्जांपल तो और इंपॉर्टेंट है। अकार्बनिक का मतलब क्या है? नमक। अगर पानी में नमक घोल दी तो बोलो पृष्ठ तनाव घटेगा कि बढ़ेगा? अगर पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो सिकुड़ना चाहेगा कि फैलना? सिकुड़ना। और इसीलिए नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है। और समुद्र के पानी में नमक है तो नमक है तो पृष्ठ तनाव ज्यादा है, और पृष्ठ तनाव जैसे ही ज्यादा है तो उसमें सिकुड़ना चाह रहा है। तो तुमको याद होगा भूगोल में 1.5 दिखाए, ज्यादा नमक हो जाएगा तो इतना सिकुड़ेगा कि आप आराम से मच्छर जैसा तैर सकते हो। मृत सागर का सीन याद है ना सबको? तो आदमी भी सीधा तैर सकता है। तो जिसको तैरने नहीं आता है, सीखने की इच्छा है, तो नदी में सीखना ठीक है कि समुद्र में? तो समुद्र में। ये अलग बात है कि तुम दुए देख के भागोगे कि बहुत बड़ा, लेकिन तैरने आसान समुद्र में ज्यादा है क्योंकि वहां पे नमक का मात्रा होने से सरफेस टेंशन अधिक होता है। तो बोलो इतने एग्जांपल एकदम क्लियर है सबका? जल्दी से इन बातों को यहां तक पहले लिखें, फिर इससे हम लोग क्वेश्चन चलेंगे और फिर इससे आगे चलेंगे। नीचे लिख दीजिए पृष्ठ तनाव, नीचे गैस पे लिख दीजिए द्रव अपना क्षेत्रफल, द्रव अपना क्षेत्रफल, द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति रखता है। द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति रखता है, न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं, इस प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। नीचे डैश पे लिख दीजिए पृष्ठ तनाव को एस या टी से सूचित करते हैं। पृष्ठ तनाव को एस या टी से सूचित करते हैं। नीचे लिख दीजिए पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। ये देखिए पानी में, समुद्र में डेड सी का सीन है, मृत सागर। इसमें इतना ज्यादा नमक है कि जैसे मच्छर पानी में तैरने के लिए ना पैर हिलाता है ना पंख हिलाता है। तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर, यहाँ पर लोग इसी के आनंद लेने जाते हैं क्योंकि ये आनंद सभी जगह नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा लवणता होगा तब होगा। यहाँ आराम से जाइए, ना हाथ हिलाना है ना पैर, और सो जाइए, मच्छर की तरह तैरते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए। तो यहाँ लोग जाते हैं बस पानी पर लेट के पेपर पढ़ते रहते हैं या वहीं पर प्लेट रख के बगल में नाश्ता मारते रहते हैं। ना आकाश में ना पाताल में तैरने की जरूरत नहीं है। इनको आगे बढ़ने की इच्छा है तो हाथ अपना जैसे चलाएंगे, हाथ ही चप्पू है, अपने से जिधर चलाइए चलते रहेगा। गहरा बहुत ज्यादा है लेकिन डूबने का कोई डर नहीं। हाँ, ये फोटो क्यों दिखाए हैं? क्योंकि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे तो देखेंगे कितना बढ़िया बुद्धि लगा। लिखो आगे इसमें, नीचे लिख दीजिए पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। नीचे लिख दीजिए पृष्ठ तनाव निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नीचे लिख दीजिए पृष्ठ तनाव निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। दिमाग में सेट रखना कि सब चीज बढ़ने से घटता है, केवल नमक मिलने से बढ़ता है। बाकी किसी चीज में पूछेगा तो घटता है सब। परमानेंट दिमाग में बड़ा सेट हो गया, कुछ भी पूछेगा तो पृष्ठ तनाव घटता है, केवल नमक के केस में बढ़ेगा। तो लिख दीजिए पहला ताप,
पहला नंबर टेम्परेचर, ताप। ताप डैश पे लिख दीजिए। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है। सेकंड लिखो अशुद्धि, इंप्योरिटी। अशुद्धि डैश पे लिखिए। अशुद्धि बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है। अशुद्धि बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है। पृष्ठ तनाव घटता है। नीचे लिखो घुलनशीलता, घुलनशीलता। घुलनशीलता डैश देखिए। कार्बनिक पदार्थ घुलने से, कार्बनिक पदार्थ घुलने से पृष्ठ तनाव घटता है। पृष्ठ तनाव घटता है। और अकार्बनिक पदार्थ घुलने से, और अकार्बनिक पदार्थ घुलने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है। पृष्ठ तनाव बढ़ता है। चलिए नीचे हेडिंग दो, पृष्ठ तनाव के उदाहरण। पृष्ठ तनाव के उदाहरण, पृष्ठ तनाव के उदाहरण। नीचे पहला नंबर लिख दीजिए। वर्षा के बूंद गोलाकार होते हैं। वर्षा के बूंद गोलाकार होते हैं। वर्षा के बूंद गोलाकार होते हैं। दूसरा, जब ब्रश को पानी में डुबाकर बाहर निकालते हैं, जब ब्रश को पानी में डुबाकर बाहर निकालते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, सुई या मच्छर, सुई या मच्छर पानी की सतह पर तैरता है। पानी की सतह पर तैरता है। नेक्स्ट, गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है। गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है। गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट, अगला नंबर लिख दीजिए। जल की सतह पर तेल या मोबिल डालने से, तेल या मोबिल डालने से मच्छर डूब जाता है। मच्छर डूब जाता है। नेक्स्ट, ब्रश में पेस्ट और स्नान में साबुन का प्रयोग करते हैं। ब्रश में पेस्ट और स्नान के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। साबुन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है। आसान है। चलिए नीचे दो क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन लिखो, किसी जहाज का माल वाहक क्षमता, किसी जहाज का माल वाहक क्षमता अधिक होता है। माल वाहक क्षमता अधिक होता है। नीचे चॉइस है नदी में, नदी में। चॉइस बी समुद्र में, समुद्र में। सी दोनों में समान, दोनों में समान। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलो, माल वाहक क्षमता का मतलब सामान ढोने की क्षमता। एक जहाज का सामान ढोने की क्षमता ज्यादा कहां हो? जल्दी बोलिए। समुद्र में, क्योंकि समुद्र में नमक होने से सरफेस टेंशन क्या होगा? ज्यादा। और बिल्कुल सही आंसर समुद्र में। अगला क्वेश्चन लिखो, एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है। एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो नीचे चॉइस है, जहाज कुछ ऊपर उठ जाएगा। जहाज कुछ ऊपर उठ जाएगा, कुछ ऊपर उठ जाएगा। बी जहाज कुछ नीचे डूबेगा। जहाज कुछ नीचे डूबेगा। सी जहाज का तल अपरिवर्तित होगा। जहाज का तल अपरिवर्तित होगा। और डी इनमें से कोई नहीं। बोलो क्या होगा? नदी से समुद्र में प्रवेश कर रहा, क्या होगा? तो अभी हम लोग देखें कि समुद्र का सरफेस टेंशन क्या है? ज्यादा, तो कुछ ऊपर उठेगा। बिल्कुल सही आंसर है ए। अब देखो, कई बार क्वेश्चन नहीं देता है कि एक जहाज नदी में डूबने की स्थिति में, तो जैसे समुद्र में जाएगा तो चॉइस से डूब जाएगा। डूबेगा नहीं। एक जहाज समुद्र में डूबने की स्थिति में नदी में प्रवेश करेगा तो डूब जाएगा। बोलो बात समझ रहा ना? तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कई बार संकल्पना का क्वेश्चन, बात वही है, खाली बच्चों को हड़काया जाता है। हड़काया क्या जाएगा? कहेगा ये जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश किया तो उसका तल वही रखने के लिए उसमें कुछ और भार दिया जाएगा, उससे कुछ सामान निकाल लिया जाएगा। बोलो क्या किया जाएगा? हम चाहते हैं लेवल वही रहे, तो इसके लिए कुछ और सामान डालना है कि निकाल लेना?
डालना। तो ये सब बुद्धि चेक है, अभी सब खाली बच्चों से बुद्धि चेक करता है, उसमें तुम्हारे अंदर सेंस आना चाहिए। तो चलिए ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां से चलते हैं एक सेक्शन नीचे लिख दीजिए, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स जैसे लिख दो, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। नीचे लिख दो जैसे, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। नीचे लिख दो जैसे पानी के दो बूंद आपस में मिलकर एक होते हैं, पानी के दो बूंद आपस में मिलकर एक होते हैं, आपस में मिलकर एक होते हैं। नीचे लिख दो आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स, आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। जैसे लिख दो असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल, असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल, असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल। नीचे लिख दो जैसे पानी कांच के प्लेट को भिंगाता है, पानी कांच के प्लेट को भिंगाता है, पानी कांच के प्लेट को भिंगाता है। चलो बढ़िया से समझो, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझना है। दो तरह का बल है, कोहेसिव एंड एडहेसिव। अब जैसे हमारी इच्छा है कि हम इस बोर्ड पर इस कलम को चिपका दें, आप लोग केवल चिपकाने के लिए केवल फेविकोल ध्यान रखता है, नहीं तो क्विक फिक्स, बॉन्ड फिक्स ध्यान रखते हो। अब आप ही बताओ, साइकिल का चक्का पंचर हो गया, तो पंचर बनाने के लिए आपने देखा होगा कि उस टायर के ऊपर टायर ही साटा जाता है। तो बोलो टायर पर टायर साट रहा है, तो समान अणु है कि असमान? समान। तो समान चीज को साटना होगा तो कोहेसिव जॉइंटर से सटेगा। अब मान लो सुलेशन से वो सट गया, अब तुम वही सुलेशन से खुश हो गया कि बात चक्का का पंचर इस साट देता है। अब उस सुलेशन ला करके इस कलम में लगा के लोहा में साटने चले, अब तब कहोगे कि ना नहीं सट रहा, तो ये प्लास्टिक, वो है लोहा, और सुलेशन एक कोहेसिव जॉइंटर है कि एडहेसिव? कोहेसिव। उस समान में समान को साटेगा, असमान नहीं सटेगा। तो देखिए कई बार बात बच्चे समझते नहीं है, वो क्या है, कुछ भी साटने का इच्छा किया, दुकान में गए और फेविकोल लाई और लाके अपना घर में चिपका रहा है, तो कह रहा है कि ना इससे सच ही नहीं रहा। तो पहले तो तुम ये समझो कि तुमको साटना है समान में कि असमान। अगर हमको लोहा में प्लास्टिक साटना, तो दुकान में जाके कहना कि जितना साटने वाला चीज वो निकाल दीजिए, और सब में ध्यान से पढ़ना कि कोहेसिव और एडहेसिव में असमान साटना है। एडहेसिव जॉइंटर किसमें लिखा, जिसमें लिख देगा एडहेसिव जॉइंटर का नहीं वाला दे दीजिए, क्योंकि कोहेसिव सिर्फ समान को साटना है, तुमको असमान साटना है तो एडहेसिव साटेगा। अगर लगे कि नहीं समान प्लास्टिक में प्लास्टिक साटना, तो कहना कि वो तो समझ गया, हमको कौन जॉइंटर चाहिए, कोहेसिव चाहिए। तो देखिए परीक्षा के लिए नहीं, तुमको अपना बुद्धि के लिए भी सब सीखना, नहीं तो कई लोग खरीद के लिए आएगा, खोल भी देगा, कहेगा नहीं साटा 5 रुपया बर्बाद हो। बर्बादी से पहले पढ़ लेना कि जो हम साटने जा रहे हैं हमारा मोटो क्या है। अब ये बताओ, पारा का दो बूंद आपस में मिलकर एक हो गए, पानी के दो बूंद, पानी सटता है कि नहीं? तो सटता है। तुम अपने घर से एक बूंद पानी ले आओ और हम अपने घर से एक बूंद, और दोनों को पास लाएंगे तो ऐसा सट जाएगा कि फिर हम कहेंगे कि तुम अपना घर वाला निकाल लो। निकलेगा नहीं, उसी को तो सटना करते हैं, तो नहीं निकलेगा। तो पानी के दो बूंद, पारा के दो बूंद आपस में एक होना, इसको कौन बल कहेंगे? ससंजक है। एडहेसिव फोर्स अगर कम होगा तो असमान नहीं सटेगा। जैसे तुम पारा द्रव है और तुमको लिक्विड है, आंख बंद करके और पारा में कहें कि स्नान करने जाओ, हाथ डालेगा, पैर डालेगा, लगेगा कि पानी जैसा कोई चीज में है, लेकिन बाहर निकलेगा तो तुमको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीगेगा नहीं। अब देखो तुम सोचता होगा कि द्रव में भीग जाए, लेकिन देखो पारा में हाथ डाले तो लगा कि लिक्विड है, लेकिन निकाले तो सूखा रह गया। कारण हाथ और पारा के बीच एडहेसिव फोर्स का मान कम है, नहीं सटा। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि बताओ कांच को पानी भिगाता है, पारा नहीं, क्यों? चॉइस से पारा भारी होता है, बी पारा महंगा होता है, सी पारा का आसंजक बल कम होता है, और डी पारा का ससंजक बल कम होता है। समझना है कि यहाँ आसंजक होगा और आसंजक कम से नहीं सटता। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो बात क्लियर है ना सबका? जब भी सटने वाला समान होगा तो ससंजक, असमान होगा असंजक। नीचे प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो, पृष्ठ तनाव का कारण है, पृष्ठ तनाव का कारण है, पृष्ठ तनाव का कारण है। चॉइस ए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। चॉइस बी ससंजक बल, ससंजक बल। चॉइस सी आसंजक बल, आसंजक बल। और चॉइस डी अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन दिया, पढ़ के हम मुस्कुरा रहे थे। क्वेश्चन क्या दिया, वर्षा के बूंद गोल होते हैं, यह कौन बल के कारण होता है? और क्वेश्चन दिया नालायक लड़के गोल अभिकेंद्री बल, और कई मूर्ख वर्षा दे रहा है गुरुत्वाकर्षण होगा, उसको पेपर में नहीं लगना। सरफेस टेंशन के कारण गोल है, और सरफेस टेंशन का कारण क्या होगा? जल्दी बोलो। ससंजक बल समान अणुओं के बीच है, और इसीलिए सही आंसर ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स होगी। देखो कई बच्चा तो परीक्षा में पहली बार कोहेसिव का नाम ही सुने, ससंजक बल पता नहीं कौन बल, समान अणुओं में, इसी के कारण सरफेस टेंशन है। वर्षा के बूंद इसी कारण गोलाकार है। क्या लाइन एकदम क्लियर हो गया सबका? अब हम लोग को इस लेसन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ना है, वो है कैपिलरिटी, केशिकात्व। लेकिन उसके पहले कुछ हम बेसिक देंगे, स्पर्श कोण की बात करेंगे, तब केश नली की बात करेंगे, और तब केशिकात्व की बात करेंगे। ध्यान से समझेंगे, ये 3 स्टेप अभी हम लोग जब सुन लेंगे तो लेसन खत्म हो जाएगा। तब हम लोग का मेन लेसन आएगा लास्ट, तरल का प्रवाह, फ्लो ऑफ फ्लो। उसमें कई नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बर्नौली प्रमेय, इसमें स्टोक का नियम, इसमें मुख्य रूप से आपसे पूछेगा पास्कल का सिद्धांत, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह। तो पूरे सिस्टम को एक बार समझेंगे तो आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा, वो अच्छा लेसन है आपका। तो पहले 2-3 बात सुनो। बाल के समान कोई महीन नली हो तो इसका नाम केस नली है, कैपिलरी ट्यूब। नाम ही बेचारे का है केस जैसा नली, केस माने बाल होता, तो बाल के समान महीन नली को हम लोग क्या कहते हैं? केस नली। अगर इस केस नली को हम पानी में डुबा दे तो ऑटोमेटिक पानी इस केस नली में ऊपर चढ़ जाएगा, ये ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, खींचना नहीं पड़ेगा। अगर इस केस नली को हम पारा में डुबा दे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पारा जो है यह केस नली में यहाँ से नीचे हो जाएगा। अब देखो है यहाँ तक, लेकिन यहाँ आ जाएगा और इसमें यहाँ हो जाएगा। अब यही बात समझना है, जो द्रव केस नली को भिंगाता है वह केस नली में ऊपर चला जाता है, जो द्रव केस नली को नहीं भिंगाता है वह केस नली में नीचे चलाता है, और केस नली में द्रव का ऊपर जाना या नीचे आना केशिकात्व, कैपिलरिटी कहलाता है। तुमको कभी कभी सुना होगा कि फलाने मंदिर में गणेश जी या शंकर जी दूध पी रहे हैं,
ये सब सुना है? जब ये सब सुनना तो समझ लेना कि कैपिलरिटी का चक्कर चल रहा है, किसी का चक्कर चल रहा है। यह क्या है, जरा बढ़िया से सुनिए। पानी बोलो केस नली को भिंगाएगा कि नहीं? भिंगाएगा। तो अगर भिंगाएगा तो ऊपर चल जाएगा। बोलो पारा भिंगाएगा कि नहीं? नहीं, तो नीचे चला जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात हम लोग को यहाँ पे समझना है, जो ऊपर जाएगा इसका आकार धंसा होगा तो कॉनकेव होगा, अवतल होगा। जो ऊपर जाएगा वो उठा हुआ रहेगा और इसका आकार उत्तल हो। केस नली में पारा का आकार होता है समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल। केस नली में पानी का आकार होता है अवतल। अब अगर इस आकार पर स्पर्श रेखा खींचे तो इसी कोण को हम लोग स्पर्श कोण कहते। स्पर्श रेखा खींचे तो इसी कोण को स्पर्श कोण कहते। पारा में स्पर्श कोण न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा? अधिक कोण का मतलब 90 से ज्यादा, और न्यून कोण का मतलब है 90 से कम। तो बताओ पानी में क्या होगा? न्यून कोण। पारा में क्या होगा? अधिक कोण। स्पर्श कोण 40 डिग्री है तो पानी होगा कि पारा? पानी। स्पर्श कोण 120 डिग्री है तो पारा। अब इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, आप लोग से मेन एग्जांपल पूछा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण केशिकात्व के उदाहरण। अब देखो उदाहरण की अगर बात करें तो बताओ, एक हमने एग्जांपल लिया, मान लो हमने एक चित्र बनाया, ये आपके बचपन समय ज्यादा दिखते थे, अब तो लुप्त हो गया है, अभी डायनासोर जैसा धीरे धीरे गायब हो गया। अब आपने लैंप देखा होगा। अब बताओ पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती, लैंप में हम तेल नीचे रखें, फिर भी बत्ती के सहारे तेल ऊपर चला जा रहा। क्या इसमें कोई बैटरी सैटरी है? नहीं। तो बत्ती के सहारे तेल ऊपर कैसे जा रहा? बात समझना। आपसे पूछा जाएगा कि लैंप में बत्ती के सहारे तेल ऊपर जाता है, हर चीज को गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रही। तो बत्ती में क्या है? एक धागा और दूसरे धागा के बीच में बाल के समान महीन नली, और यही बाल के समान महीन नली जो आप देख रहे हैं, यही नली जो आप देखे, इसी को लॉक कर दिए तो इसी में जैसे ही केरोसिन तेल में इसको डुबा दी, तो वैसे ही केरोसिन तेल में डुबाते ही तेल केस नली को भिंगा रहा है, इसलिए ऊपर चढ़ जाता है। इसी के कारण आप जैसे ही स्नान करते हो तो तौलिया से आप जैसे ही रखे तो तौलिया में केस नली है, पतले पतले नली, और जैसे ही पानी को भिंगाया तो पानी तौलिया में चला गया। आप एक बार हम सूख गए और तौलिया भींग गए, वो कारण केस नली है। तुम स्नान करके वो प्लास्टिक से पूछो तो क्या प्लास्टिक से जाएगा? नहीं, उसमें केस नली नहीं जाएगा। तो वहां तौलिया में इंपॉर्टेंट खरीदते समय क्या है? केस नली। उसके बाल कितने पतले नली बना रहे, जितना पतला नली बनाएगा उतना ही फास्ट उसमें चला जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको फिर ध्यान रखना है, इसी के कारण स्याही सोखता काम करता है। स्याही गिर गया, पानी गिर गया, स्याही सोखता रखेंगे, कोट रखेंगे, ऊपर खींचा जाएगा। इसी के कारण पानी के सतह पर मिट्टी के ढेला रखने से ढेला का ऊपरी भाग तक भीग जाता है। मिट्टी के ढेले में भी पतले पतले केस नली, उस केस नली को क्लियर करने के लिए ही खेतों की जुताई की जाती है। खेतों को जो जोतना है, अब है क्या कि मान लो खेत छोड़ दी तो आदमी को चलने से, गाड़ी को चलने से, या ऐसे ही पानी वगैरह पड़ने से ऊपर का लेयर सब सट गया, अब इसकी केस नली क्लियर नहीं। और जैसे ही खेत की जुताई कर दिए तो बताओ हर नली एकदम क्लियर हो। तो जुताई करके तब इसको पटवन देंगे तो पानी ज्यादा नीचे तक जाएगा, और तब हम पौधा लगाएंगे तो ज्यादा नीचे तक पानी गया है तो ज्यादा हरा भरा रहेगा। अगर बिना जुताई के ही पटवन करेंगे तो पानी नीचे नहीं जाएगा, तुरंत खेत हाउसफुल। और पेड़ लगा दिए, जड़ी बेचारा चिल्ला रहा है कि अरे तना को पानी क्यों दे रहा है, जड़ी को दो, जड़ी को मिल नहीं रहा, और इसलिए पानी ऊपर है नीचे है ही नहीं। हम लोग को लग रहा पानी है और नीचे जड़ चिल्ला रहा है कि नहीं है, स्ट्राइक पर है, पौधा विकास नहीं किया। अब बताइए खेतों का जोतना भी किसके कारण है? किसी का। इसी के कारण पेड़ पौधे का जो भोजन है वो जड़ से ऊपर पत्ते तक पहुंचता है। तो सब किसी का तो है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा पेड़ ले लेते हैं, अब बताओ एक बहुत बड़ा पेड़ में, अब हम लोग एक पेड़ ले लिए, और इस पेड़ में आप देखे होंगे कि 4-5 मंजिल ऊंचा ये पेड़ है, और इसके बावजूद यहाँ एक लटका दिए तो ये हाउसफुल भर जा रहा है। समझ रहा है? ऊपर नारियल फला है, उसमें पूरा भर जा रहा है, तो उसके अंदर पतले पतले केशिकात्म है, कैपिलरिटी। और कैपिलरिटी के कारण ऐसा संभव है। केला के पेड़ वगैरह में तुम देखा हो, पपीता केला सब काटोगे तो ऊपर बूंद बूंद पानी कुछ दिन तक गिरते हुए रहेगा, उसके केस नली जब तक सक्रिय है ऑटोमेटिक पानी बाहर तक निकलते रहेगा। तो इस सब इसके एग्जांपल हो गया आपसे। इसी कारण से अब देखो कोई भगवान को हम बैठाए, मान लो गणेश जी को बैठाए, शंकर जी को बैठाए, अब गणेश जी के सूर ऐसे पत्थर से बना है जिसमें पतले पतले केस नली है। अब ये सूर बना है, इसमें पतले पतले केस नली। अब उसमें कोई महिला अचानक एक दिन ट्राई की चम्मच में दूध सटाई, तो जैसे ही सटाई तो केस नली को भिंगा रहा है, तो जैसे ही भिंगाएगा तो कहां चला जाएगा? ऊपर। और जैसे ही सटाई ऊपर चला गया, अब ऊपर चला गया तो कस के हल्ला की कि हम पर प्रसन्न है, तो बाकी लोग भी चेक करेगा कि हम पर है कि नहीं। अब इसके कारण भीड़ लगना शुरू, और बगल में जिनको पैसा चाहिए जोर जोर से मंत्र पढ़ते रहेंगे कि चढ़ा दीजिए, खाली दूध नहीं इधर पिलाना है, कुछ इधर भी दीजिए। तो ये पूरा सिस्टम चल गया। अब क्या ये दूध एक ही दिन पिएंगे? नहीं, किसी दिन। क्या सभी मूर्ति पिएगा? नहीं, जिसमें केस नली होगा वही पिएगा, दूसरा नहीं। जिस मूर्ति के निर्माण में एक कैपिलरिटी है तो वो मूर्ति क्या कुछ भी रहेगा तो खींच लेगा। अब कभी भी इस तरह का शोर होगा कि भगवान दूध पी रहे हैं, सही में भगवान दूध पिए तो पिलाएगा? कोई नहीं पिलाएगा। आदमी बहुत स्वार्थी, वो जानेगा तो ऐसे ही 2-4 चम्मच लेके जाता है। सही में भगवान अगर 2-4 लीटर खींचे तो सुनेगा कि 2-4 लीटर कहेगा जाए तो हम अपना पिएंगे कि वहीं चला दे। बस समझ रहा ना? तो इसलिए इसमें जान रहा है कि ऐसे ही हल्का है तो चल दिया। तो अब एक उदाहरण क्लियर है सबका। अब जल्दी से पहले इन बातों को नोट करेंगे, नीचे लिख दीजिए डैश के, बाल के समान महीन नली को, बाल के समान महीन नली को केस नली कहते हैं। केस नली कहते हैं, नीचे डैश के लिख दीजिए। जब केस नली किसी द्रव को भिंगाता है, जब केस नली किसी द्रव को भिंगाता है, केस नली किसी द्रव को भिंगाता है तो वह केस नली में ऊपर चला जाता है, तो वह केस नली में ऊपर चला जाता है, केस नली में ऊपर चला जाता है, और इसका आकार, इसका आकार अवतल होता है, अवतल होता है, और स्पर्श कोण, और स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, और स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। नीचे डैश लिख दीजिए। जो द्रव केस नली को नहीं भिंगाता है, जो द्रव केस नली को नहीं भिंगाता है, नहीं भिंगाता है, वह केस नली में नीचे चला जाता है,
वह केस नली में नीचे चला जाता है, उसका आकार उत्तल होता है, उसका आकार उत्तल होता है और स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, और स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, स्पर्श कोण अधिक कोण होता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो, केस नली में द्रव का ऊपर जाना, केस नली में द्रव का ऊपर जाना या नीचे आना, केशिकात्व कहलाता है, कैपिलरिटी। केस नली में द्रव का ऊपर जाना या नीचे आना केशिकात्व कहलाता है, केशिकात्व कहलाता है। नीचे लिख दीजिए केशिकात्व के उदाहरण, केशिकात्व के उदाहरण, इसमें स्टार लगा दो, मैंने आपको उदाहरण ही पूछा जाता है, केशिकात्व के उदाहरण। नीचे प्रश्न नंबर लिख दीजिए, लैंप में बत्ती के सहारे तेल ऊपर जाता है, लैंप में बत्ती के सहारे तेल ऊपर जाता है। नेक्स्ट दूसरा, भींगे हुए बाल पर तौलिया रखने से, भींगे हुए बाल पर तौलिया रखने से बाल सूख जाता है और तौलिया भींग जाता है, बाल सूख जाता है और तौलिया भींग जाता है। बाल क्यों सूख गया और तौलिया क्यों भींग गया? क्योंकि तौलिया में केस नली है और जो भींगाएगा ऊपर चला जाएगा, इसलिए ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बाल सूख जाता है और तौलिया भींग जाता है। नेक्स्ट, स्याही सोखता कार्य करता है, स्याही सोखता कार्य करता है, स्याही सोखता कार्य करता है। नेक्स्ट, खेतों की जुताई की जाती है, खेतों की जुताई की जाती है, खेतों की जुताई की जाती है। नेक्स्ट, पानी के ऊपर ढेला रखने से, पानी के ऊपर ढेला रखने से ढेला का ऊपरी भाग गीला हो जाता है, ढेला का ऊपरी भाग गीला हो जाता है। नेक्स्ट, पेड़ पौधे में भोजन, पेड़ पौधे में भोजन जड़ से पत्ते तक पहुंचता है, भोजन जड़ से पत्ते तक पहुंचता है। चलिए, एक यूपीएससी का आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को देखो, बड़ा शानदार प्रश्न था। क्वेश्चन लिखो, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका कारण, निम्नलिखित में किसका कारण, किसका कारण केवल केशिकात्व नहीं है, निम्नलिखित में किसका कारण केवल केशिकात्व नहीं है, किसका कारण केवल केशिकात्व नहीं है। नीचे चॉइस है, स्याही सोखता का कार्य करना, स्याही सोखता का कार्य करना। बी, पेड़ पौधे का भोजन जड़ से पत्ते तक जाना, पेड़ पौधे का भोजन जड़ से पत्ते तक जाना, पत्ते तक जाना। सी, लैंप में बत्ती के सहारे तेल का ऊपर जाना, लैंप में बत्ती के सहारे तेल का ऊपर जाना, बत्ती के सहारे तेल का ऊपर जाना। और डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलो, बी होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, पेड़ पौधे का भोजन पत्ते तक जाना, इसमें बायोलॉजी में जाइलम फ्लोएम बहुत सारे एक्टिविटी, केवल किसी का तो कारण नहीं है, वो भी एक कारण है, लेकिन हम लोग केवल ओरिजिन नहीं है, और इसलिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सही आंसर पेड़ पौधे का भोजन पत्ते तक जाना। बहुत बढ़िया। तो अब बताओ, ये लेसन कंप्लीट हुआ, कोई भार लगा इसमें? नया लेसन, हेडिंग दो, तरल का प्रवाह। हम लोग बहुत आराम से ही पढ़ेंगे, कोई नहीं कि जल्दी हड़बड़ कुछ नहीं, एकदम आराम से। हाँ, समय लेंगे, समय आप दोगे आराम से, बाकी मिजाज से पढ़ो, हर बातें आपको क्लियर हो जाएगी। और ये अंतिम लेसन है मैकेनिक्स का, तरल का प्रवाह, फ्लो ऑफ फ्लोच, तरल का प्रवाह, फ्लो ऑफ फ्लोच। चलिए ध्यान दीजिए, एक एक बात हम लोग को बढ़िया से समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और ध्यान दें, सबसे पहला एक टर्म है, इसका नाम है तरल, फ्लूइड। खड़ा हो, देखें, पहले तो बुद्धि हम चेक करते हैं ना, तरल समझते हैं। अच्छा, बताओ, हवा, पानी, लोहा में तरल कौन है? कोई नहीं बोलना। पानी, बैठ जाओ, पानी, पानी। अच्छा, बैठ जाइए। अब बताओ, लोहा तरल है क्या? फ्लूइड का मतलब होता है व्हिच कैन बी फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, व्हिच कैन बी फ्लो, जो प्रवाहित होता है, बहता है, उसको हम लोग तरल कहते हैं। बताओ, लोहा तरल है? नहीं। कभी कहेगा कि लोहा तरल है? नहीं। दीवार तरल है? नहीं। बोलो, पानी तरल है कि नहीं? बिल्कुल है। बोलो, हवा तरल है कि नहीं? तो हवा भी बहता है, और इसीलिए हवा भी तरल है। और यही हम सुनना चाह रहे थे, हवा तरल कैसे है? क्योंकि व्हिच कैन बी फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, हवा भी प्रवाहित होता है जैसे पानी प्रवाहित होता है। और इसीलिए तरल का मतलब क्या समझे? ठोस की, द्रव की, गैस। वेरी गुड। तो तरल का मतलब है द्रव प्लस गैस। ये वाला टावर एकदम ठीक से धरना चाहिए, नहीं तो लेसन नहीं समझे। कई लड़के को तरल बोले तो खाली पानी में रह जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, गणित का सिद्धांत लागू होगा हवा में, पानी में? तो जिसके सिद्धांत में तरल शब्द बोलेंगे दोनों में लागू होगा। बोलिए, तरल क्या है? तो लाइन क्लियर हो गया सबका। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को लेसन पढ़ना है तरल का प्रवाह, तरल के बारे में ही, द्रव और गैस का ही लेसन। तो सबसे पहले हम लोग एक शब्द देखेंगे, वो है दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं।
और दाब को हम लोग ध्यान देंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या है, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल। दाब का फॉर्मूला क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, दाब दो तरह के होते हैं। गैस के जो दाब है इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और द्रव का दाब हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यानी हम लोग को इस लेसन में तरल का स्टडी करना है तो तरल में द्रव भी पढ़ेंगे और गैस भी पढ़ेंगे। तो हम लोग को गैस के दाब का नाम क्या है, वायुमंडलीय दाब। क्या हम लोग के ऊपर हवा दबाव डालता है, तो डालता है। आप सिंपल, आपके अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, तो इसी कारण से आप देखते होगे कि दोनों की जगह हवा है तो आपको भार महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हवा निकलेगा तब देखोगे कि अगर एक जो है कलम के कैप में कई बार देखोगे कि कुछ लोग मुंह से हवा खींच दिया तो कैप इसमें सट गया, ऐसा क्या देखा हो? अंदर का हवा निकाल दिया तो बाहरी हवा प्रेशर डाल दिया और दाब से रुक गया। अब हवा के दबाव को जिस उपकरण से मापते हैं, इस उपकरण को बैरोमीटर कहते हैं। आपसे पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर का खोज कौन किए, टॉरिसेली। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बैरोमीटर का खोज कौन किया, टॉरिसेली। तो टॉरिसेली एक वैज्ञानिक है जो बैरोमीटर का खोज किए। बैरोमीटर में होता कुछ नहीं है, इसमें पारा भरा है और पारा में बीच में एक पारा भरा हुआ है और हवा के दबाव के कारण पारा कुछ ऊंचाई तक स्थिर होता है। अगर हवा का दबाव एक वायुमंडलीय दाब है तो यह 76 सेंटीमीटर पारा उठा होगा, यानी हवा के प्रेशर से 76 सीएम उठ गए। तो आपसे पूछा जाएगा एक वायुमंडलीय दाब में कितना पारा की ऊंचाई, 76 से, या इसी को 760 मिलीमीटर पारा की ऊंचाई कहते हैं। अगर 76 से ऊपर हो गया तो वायुमंडलीय दाब बढ़ गया, अगर 76 से नीचे हो गया तो वायुमंडलीय दाब घट गया। अगर अचानक पारा नीचे हो गया तो अचानक वायुमंडलीय दाब घट गया, हवा का दबाव घट गया, तो बाकी हवा उसको पूरा करने आएगा, ये आंधी आने की सूचना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे आने से किस चीज का सूचना है, आंधी आने की सूचना है। तो ये बताओ, यहां तक की बात क्लियर है सबका? पहले इसको जल्दी से नोट करें, नीचे लिख दीजिए, तरल बराबर द्रव प्लस गैस। तरल बराबर द्रव प्लस गैस। नीचे लिख दो दाब, प्रेशर। दाब, प्रेशर लिख दीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नीचे लिख दो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। नीचे डैश लिख दीजिए दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है, पास्कल है। नीचे हेडिंग दो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। डैश लिख दीजिए। इसका मान बैरोमीटर से ज्ञात करते हैं, इसका मान बैरोमीटर से ज्ञात करते हैं, बैरोमीटर से ज्ञात करते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए बैरोमीटर का खोज टॉरिसेली ने किया, बैरोमीटर का खोज टॉरिसेली ने किया, टॉरिसेली ने किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए एक वायुमंडलीय दाब बराबर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सीएम पारे की ऊंचाई, 76 सीएम पारे की ऊंचाई या 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई, या 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई, 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो अचानक बैरोमीटर का पारा नीचे आने से, अचानक बैरोमीटर का पारा नीचे आने से, बैरोमीटर का पारा नीचे आने से आंधी आने की सूचना मिलती है, आंधी आने की सूचना मिलती है। नीचे हेडिंग दो द्रव का दाब, द्रव का दाब। चलो बहुत बढ़िया से सुनेंगे, सभी लोगों को बढ़िया से समझना है। मान लो हम द्रव की बात करें, पानी की बात करें, बोलो पानी ज्यादा दबाव देगा ऊपर में कि बीच में कि नीचे में, कि सब जगह बराबर। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि टंकी में पानी भर लेते हैं और इस टंकी में हम लोग 3 छेद करते हैं, ए बी सी। सबसे ज्यादा पानी का फोर्सिंग कहां से आएगा, बोलो सी से। इससे सबसे फोर्सिंग होगा, इससे कम होगा, इससे और कम होगा। इसका मतलब है कि गहराई बढ़ने से द्रव का दाब घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसीलिए नदी में जब पुल बनाना हो तो अब बताओ क्या ऐसा पुल का डिजाइन सही है, क्या यह पुल का डिजाइन सही है, क्या यह पुल का डिजाइन सही है? बताओ। अब आपसे कहा जाए कि नदी में पुल बनाने के लिए कौन सा डिजाइन सही है, तो सारे लोग समझ रहे होंगे जैसे जैसे नीचे जाएंगे दाब बढ़ेगा, और हम नीचे जाने से इसको पतला करते जाएंगे तो कितना दिन पुल चलेगा, तो समझ रहे हो। जब हम जान रहे हैं कि नीचे जाने से दाब बढ़ेगा तो इसका मतलब है सेम साइज रखना भी ठीक नहीं, इसीलिए हम लोग इस साइज को प्रेफर करेंगे। कई बार फिगर आधारित क्वेश्चन आ जाता है कि नदी में एक पुल का सही डिजाइन होगा, अब लड़के सोचता है कि रीजनिंग का ही क्वेश्चन आ, ये रीजनिंग नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन था गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। अगर इस मॉडल में जाए, कई लड़का बार मारता है कि हमारे गांव की नदी में ये वाला बना था, और ये भूल जाता है कि नीचे जैसे जैसे गए इसको चौड़ा किया गया था और ऊपर फिर आते आते फिर पतला किया। नीचे जैसे जैसे जाएंगे चौड़ा मॉडल आपका होना चाहिए, क्यों? गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक बात सीखना है, यहीं पर एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है पास्कल, और पास्कल का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए खाली कंसेप्ट लेते जाओ तुरंत क्लियर हो जाएगा। पास्कल ने कहा कि अब आप कुछ नहीं कीजिए, हमारा थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। वो रिसर्च क्या है? तो पास्कल कहता है कि अब आप इस बर्तन के मुंह को बढ़िया से टाइट पैक कर दीजिए।
बोलिए पानी भर के टाइट पैक कर दिए और 3 छेद किए, किससे पानी ज्यादा तेज गिरेगा? तो पहला आंसर है कि पानी नहीं गिरेगा। जब तक एयर नहीं लेगा पानी नहीं गिरेगा। बात समझना, ये नहीं समझना कि छेद किया वो निकल जाए। हाँ, पचकने वाला रहेगा तब होगा, टाइट पैक बर्तन है तो नहीं गिरेगा। तुम लोग की टंकी में पानी फुल रहता है, लेकिन अगर एयर लिए हुए तो नहीं पानी गिरेगा। फिर नल खोल के कहते हो एयर निकला, तब कहते हो स्पीड बढ़ा। देखा है लक्षण ना? तो यही चीज तुमको बता रहा। अब पास्कल कहता है कि इसको अब दबाओ, और जब दबाओगे तो पानी निकलेगा। किससे ज्यादा निकलेगा? तो पास्कल कहता है कि सभी बिंदु से एक समान निकलेगा, और यही पास्कल का सिद्धांत होगा। जब हम कहें पास्कल का सिद्धांत, कहोगे सर एकदम समझ गए, बंद बर्तन में, बंद द्रव में किसी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी बिंदु पर समान संचरित होता है। हम कहीं भी दबाव देंगे तो समान संचरित होगा, और इसी मॉडल पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब तरल वाला ब्रेक, और तरल वाला ब्रेक का मतलब है कि लिक्विड फॉर्म होगा कि हवा, दोनों। बार बार नाला यही चीज कह रहा है कि तरल वाले दोनों होता है, तो फिर तुम लोग लिक्विड फॉर्म में चल देता है। तरल का मतलब दोनों है। तो कुछ ट्रक ऐसे होंगे जिसमें आप देखोगे लिखा रहेगा हवा महल। हवा महल ट्रक में देखा है लिखा हुआ, ट्रक बीच बीच में छींक रहा है, तो वो ट्रक हवा उसका ब्रेक है, वो पास्कल के सिद्धांत पर। कुछ ऐसे हैं जिसमें हवा नहीं है तो उसमें ब्रेक वाइल है। तुम लोग कहीं देखा होगा कि मोटरसाइकिल में डिस्क ब्रेक है, तो ऊपर देखोगे उसमें वाइल है, तेल है, ब्रेक वाइल। अब ये क्या है? मान लो कि 4 चक्का है, तो पास्कल कहता है कि चारों चक्का में एक बढ़िया से ब्रेक वाइल भर लीजिए और सब पे पाइपलाइन चला लीजिए, चारों चक्का पे चला लीजिए, और सब टोटली पैक है, लॉक है। और इसके बाद इसमें ब्रेक वाइल भरा हुआ है, एक ऐसा यहाँ पे वॉल्व लगाना है कि घाटेगा तो लिक्विड नीचे जाएगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा। और यहीं पर एक चेंबर बना दीजिए, और इस चेंबर में अब एक विशेष प्रॉपर्टीज कर दीजिए। यहीं ड्राइवर बैठ जाएगा, यहाँ वॉल्व लगा हुआ है और ब्रेक। अब ड्राइवर किसी बिंदु पर दबाव लगाएगा तो सब जगह समान संचरित होगा। पास्कल का सिद्धांत तो कहता है कि बंद लिक्विड है चारों तरफ से, और ड्राइवर किसी बिंदु पर दबाव खाली मारेगा तो चारों चक्का में समान संचरित हो जाएगा और गाड़ी एकदम खड़ी हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करता है? कहना एकदम समझ गए, पास्कल के सिद्धांत। इसी में प्रश्न आएगा, बोलो हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक शब्द देख लेंगे तो समझ लेंगे पास्कल। तुम कहो हाइड्रोलिक लिफ्ट देखे हैं? नहीं देखे, बैठ जाओ तुम। सबसे अच्छा आंसर देखा, नो स्टडी नो टेंशन। तुम कहो हाइड्रोलिक लिफ्ट देखे हैं? कहां कहां देखें? वही इधर तो लोग ना कर दिया, क्योंकि जान रहा था कि हाँ बोलेंगे तो पूछ देंगे कहां देखें। कहां? किसमें? चतला पर चढ़ने में। अच्छा बैठ जाइए, ट्रॉली में बैठ जाइए। अरे हाइड्रोलिक नालायक, हाइड्रोलिक माने हुआ द्रव से चलने वाला, लिफ्ट माने उठने वाला, द्रव से जो उठे। ट्रैक्टर का डल्ला उठते नहीं देखा है? ये जो उठ रहा है ट्रक का डल्ला उठ रहा है, ट्रैक्टर का डल्ला। लिफ्ट माने आप तले पर चलेंगे, लिफ्ट माने उठान। तो ट्रैक्टर का जो डल्ला उठ रहा है तुम उसमें देखना कि एक पाइपलाइन, उसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ, और ड्राइवर किसी बिंदु पर दबाव देगा सब जगह समान संचरित होगा, इसको उठा दे। तो ट्रैक्टर का डल्ला उठना, ट्रक का डल्ला उठ, ट्रैक्टर डल्ला देखे हो तुम लोग? उठते भी देखे हो ना? तो वही नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो देख लिया ना? तो कहीं कोई चीज लिक्विड से उठे तो समझ लेना कि हाइड्रोलिक। तो पहले ही बताओ पास्कल सिद्धांत क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट। द्रव का दाब नीचे डैश करके लिखो। गहराई बढ़ने से, गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। नीचे लिख दीजिए पास्कल का सिद्धांत लिख डैश। पास्कल का सिद्धांत लिख डैश। पास्कल का सिद्धांत लिख डैश। लिखिए किसी बंद द्रव में, किसी बंद द्रव में लगाया गया दाब, किसी बंद द्रव में लगाया गया दाब सभी बिंदु पर, लगाया गया दाब सभी बिंदु पर समान रूप से संचरित होता है। समान रूप से संचरित होता है। समान रूप से संचरित होता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश करके लिख दो। पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट कार्य करते हैं। चलिए नीचे आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए खूब बढ़िया से सुनना है, और बाहर नहीं है, केवल आर्किमिडीज देखना है और बर्नौली देखना है। बस 2 पढ़ने के बाद लेसन खत्म हो जाएगा। आज कंप्लीट करेंगे, आज इसको हम लोग टारगेट पेस्ट है। खाली समय दो, हम लोग एकदम आराम से इसी चाल में कंप्लीट करेंगे, इसमें कहीं हल बनाने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, आर्किमिडीज एक यूनान के वैज्ञानिक, घड़ी देख रहे थे, ऐसा लेसन चला है, कई बजे पर का निकाल देंगे, आराम से समझ, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है आर्किमिडीज कहां के वैज्ञानिक है? यूनान के। अब आर्किमिडीज जो है, इनके कई दोस्तों का नाम आने लगा, जबकि पढ़ने में ही तेज थे, लेकिन खोज में इनके साथ ही तेज होने लगे। अब आर्किमिडीज को एक रात नींद ही नहीं आई जब इनसे काफी भोंद एक विद्यार्थी का नाम छप गया। अभी सुबह उठ के कहे आज हम कुछ खोजेंगे। अब उसमें कुआं का जमाना था, कुआं से पानी भर रहे थे, तो अचानक कहे कि अरे कुआं के अंदर बाल्टी हल्का और बाहर में भारी, ये क्यों लगता है, हम यही खोजें। और क्या केवल बाल्टी में लगता है? वो घर के सब बर्तन लाए, लोटा तसला सब डाले, अंदर हल्का ऊपर भारी, कहे कि सब में। फिर इनको लगा कि इसका आंसर हमको कुआं में नहीं मिलेगा, पानी को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो बगल में ही समुद्र था, जनरली कई बार समुद्र स्नान के लिए भी जाते थे। तो आर्किमिडीज आज स्नान करने गए हैं, 3 पत्थर लेके, छोटा बड़ा मीडियम साइज, कि इस पत्थर से आइडिया मिल जाएगा। 2 पत्थर किनारे पर रखे और 1 पत्थर लेके समुद्र में घुसे। इनके कई साथी इनको देखा तो कहा कि जा, कल तक बेचारा ठीक था, आज लगता है कि 1 मिनट गया इसका। अब तुम ही बताओ, कोई लड़का बस्ता लेके पढ़ने आएगा तो समझ में आएगा, अब वो ईंट लेके पढ़ने आया और रखे तो तुम देख के कहोगे ना कि कल तक बेचारा ठीक था। ये समुद्र में पत्थर लेके गया। अब आर्किमिडीज उस पत्थर को अंदर डाले, फिर निकाले, कहे कि हाँ भारी हल्का, फिर चेंज, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, घंटों ही कर रहा है।
अब इसके साथी कह रहे हैं ये वो नहीं, दूगो इसका गया है। अचानक आर्किमिडीज कुछ देर के बाद यूरेका यूरेका चिल्लाने लगा। यूरेका माने यूनान में होता है मिल गया मिल गया। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूरेका शब्द का प्रयोग किसने किया? आर्किमिडीज। और अचानक आर्किमिडीज पत्थर उठा के कहा यूरेका यूरेका मिल गया मिल गया। सब देखा क्या मिला तो पत्थर लेके भागा जा रहा है। कहा कि तीनों भेज गया। इस हम लोग तो एक दूगो समझ रहे थे, लेकिन आर्किमिडीज को पानी में इसका आंसर मिल गया कि कोई वस्तु पानी में हल्का और ऊपर भारी क्यों होता है। बहुत बढ़िया से समझना है, जिसका कंसेप्ट ठीक रहेगा फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो सही होगा, कंसेप्ट नहीं ध्यान देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला नंबर हम लोग सीखे कि आर्किमिडीज किस देश का है? यूनान का। आर्किमिडीज ने किस शब्द का प्रयोग किया? आर्किमिडीज ने कहा कि जब किसी पदार्थ को तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं, बहुत बढ़िया से समझना, अंशतः माने थोड़ा बहुत, अगर कुआं से पानी भर रहा है बाल्टी थोड़ा भी डुबाएंगे तो गुना जाए, पूरा भी डुबाएंगे तो आ जाए। तो जब किसी पदार्थ को तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो उसके भार में, बोले भार में हाँ तो कमी नहीं बोलना लायक, आभासी कमी आती है। अरे अगर तुम बोल देगा कि पदार्थ को तरल में डुबाने से भार में कमी आती तो तुम मोटा मोटा आदमी का सोल्यूशन दे दिया कि आज आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या है, चलिए आपको बांध के पानी में डुबाएंगे तो आपके भार में कमी आ जाएगी, कम जाएगा। इसीलिए शब्द है आभासी कमी। आभास होगा कि कमी, सही में नहीं घटेगा। देखो कई लड़का आभासी गायब कर देता है, तो आभासी गायब कर देगा तो थ्योरी चेंज हो जाएगा, फिर तो होगा कि मोटा आदमी आर्किमिडीज सिद्धांत से दुबला हो सकता है, रस्सी बांध के डुबाने की जरूरत। तो इसके भार में आभासी कमी आती है और यह कमी इसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है। आर्किमिडीज ने क्या किया? आर्किमिडीज कहा कि हम सब समझ गए, एक बर्तन में पूरा पानी भर ले, बगल में एक और खाली बर्तन रख दे, और अगर एक 5 किलो का ईंट है इसको स्प्रिंग बैलेंस से लटकाएं, जब इसमें हम लटकाएंगे तो इसका पानी कुछ गिरेगा। अब जैसे ही इसमें गिरेगा तो उसने कहा कि हम सब समझ गए, जितना गिरेगा उतने कमी हो। अगर अंदर में 3 किलो के लग रहा है तो इधर 2 किलो निकाले हुए हैं, इसीलिए 5 घटा 2 बराबर 3 किलो का लग। बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर्किमिडीज को क्या नियम मालूम चला कि जब किसी पदार्थ को तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो इसके भार में आभासी कमी आती है और यह कमी उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यानी तरल का भार क्या था 5, विस्थापित क्या है 2, तो 2 कम गया और अंदर में कितना हुआ 3। बोलो जी क्यों कमता है? तो लाइन क्लियर। आर्किमिडीज ने कहा कि जब भी पानी निकलता है तो नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं, बायोन्सी फोर्स कहते हैं। और ये बड़ा बेजोड़ बात है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है और उत्प्लावन बल ऊपर लगता है। देखो क्वेश्चन आएगा किस बल की दिशा गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट होता है? उत्प्लावन बल। आप पानी में जैसे ही जाते होगे तो आपको हल्का महसूस होता होगा, क्यों? जितना तुम पानी बाहर निकाल सकते हो उतना का उत्प्लावन बल तुम्हारी बॉडी पर। यानी कोई व्यक्ति अगर 40 किलो का है तो अगर वो अपने शरीर के आकार के कारण 25 किलो पानी बाहर निकल रहा है, उठ रहा है, तो 25 किलो हल्का हो गया, वो 15 किलो फील होगा। अब 15 किलो के कारण लेकिन डूबेगा, तो उसको तैरने में क्या सीखना है? हाथ पर ऐसे झाड़ना है कि 15 और निकले। एक हाथ 5 किलो, फिर हाथ 5 किलो, मारे पैर 5 किलो तो 15, तो तैरने लगा। फिर मारे 5 किलो का एक और पैर, तो कहा बेजोड़ तैर रहा है, आगे बढ़ना। तो तैरने सीखने के लिए आपको जितना भार है उतना पानी हटाना पड़ेगा। तुमने देखा होगा भैंस बच्चे का जन्म दिया, उसका बच्चा अभी एकदम छोटा है और अचानक बच्चा खुल के पानी में घुस गया और पानी बहुत गहरा है, तुम सिर खुजला रहा है कि तैरने सीखा क्या? ये तैर रहा है। तो बोलो भैंस का बच्चा तैरने कैसे सीख गया? तैरने नहीं सीखा, उसका बॉडी का आकार ऐसा है कि वो जितना भार का है उससे ज्यादा पानी विस्थापित कर रहा है, तो उत्प्लावन बल ज्यादा है तो तैरने लगे। देखिए मेन है कि आकार कैसा, इसीलिए जहाज, अब लोहा डूब रहा लेकिन वही लोहा को जहाज बना दी जिससे वो अपने भार से ज्यादा पानी विस्थापित करे, तो वही जहाज तैर रहा है, व्यक्ति को बैठा रहा। तो आकार इंपॉर्टेंट है, कितना पानी निकलेगा यह इंपॉर्टेंट है। तो अब बताओ आर्किमिडीज का सिद्धांत तो क्लियर है सबका? क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको देखें, कराओ। कोई नहीं बोलना, सिर्फ इसके लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है हवा में, पानी में, दोनों में। दोनों सोच लो, दोनों में बैठ जाइए। बोलो आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तुम खड़ा जाओ, सुन लो पहले, बोलो किसमें लागू होगा? हवा में। अब बोला पानी, खड़ा किया तो दोनों, तो दल बदलू है तुरे, बैठ जाओ। आर्किमिडीज में हम लोग अभी देखे पदार्थ को तरल में डुबाने से, तो तरल का मतलब क्या हो गया? दोनों, तो आंसर दोनों में। और इसीलिए एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले लिख दीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। लिखें, जब किसी पदार्थ को तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं, अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो इसके भार में आभासी कमी आती है, तो इसके भार में आभासी कमी आती है, आभासी कमी आती है। और यह कमी इसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। नीचे डैश देखिए, आर्किमिडीज ने यूरेका शब्द का प्रयोग किया, आर्किमिडीज ने यूरेका शब्द का प्रयोग किया, यूरेका ब्रैकेट में तो मिल गया, यूरेका शब्द का प्रयोग किया। इस पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछे हुए, बच्चा को पता भी नहीं चलता कि आर्किमिडीज हमसे पूछा है। क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होगा, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होगा, चॉइस ए हवा में, चॉइस बी पानी में, चॉइस सी निर्वात में, और चॉइस डी सभी जगह बराबर होगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है तुमको कि आर्किमिडीज से पूछा हुआ क्वेश्चन है, पता ही नहीं चलेगा कि आर्किमिडीज इसमें है कहां। अब क्वेश्चन बुद्धि वाला प्रश्न है, बुद्धि वाले प्रश्न में सोचना होगा, किसी वस्तु का भार अधिक होगा हवा में, पानी में, निर्वात में, सब जगह बराबर। निर्वात में ज्यादा होगा, कितने को निर्वात में लग रहा है? अच्छा, आगे आओ, हवा में कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा, और पानी वाले कितने लोगों? इतना लाइक तो नहीं होगा क्योंकि पानी में सबसे कम था। और कितने को लग रहा है? सब जगह बराबर। अरे मुझसे बोले पानी में सबसे कम, तुम्हारा भार जितना हवा में होता है पानी में है, आभास हुआ ना, तो वजन हम कर रहे हैं तराजू से, तो पानी में रख के तुमको तोले, हवा में रख के तोले, ज्यादा कहां है? हवा में। अरे आभासी का मतलब ठीक है, आभासी हो रहा है लेकिन है ना कम, वहां वजन तो कम है। अब ध्यान दीजिए,
आर्किमिडीज कैसे है इसमें वो समझो। आर्किमिडीज कहा कि जितना हटाएगा उतने भार में कमी आएगा। तो हवा में रखोगे तो हवा हटाएगा, पानी में रखोगे पानी हटाएगा, निर्वात में रखोगे कुछ नहीं हटाएगा तो सबसे भारी होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसलिए पूछे हुए हैं, लड़का बेचारा हमेशा खुश हो जाता है, सब बराबर मार देता है। तो आंसर है निर्वात में सबसे भारी होगा। क्यों भारी हुआ? जो क्लियर है ना सबका, सबसे हल्का कहां हुआ? पानी में। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और आर्किमिडीज पे करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। लिखो क्वेश्चन, एक किलो की वस्तु को, एक किलो की वस्तु को पानी में डालने से, एक किलो की वस्तु को पानी में डालने से वाई किलो पानी बाहर होता है, वाई किलो पानी बाहर होता है, वाई किलो पानी बाहर होता है, तो वस्तु के भार में कमी होगा, वस्तु के भार में कमी होगा। चॉइस ए एक्स माइनस वाई किलो, चॉइस बी वाई माइनस एक्स किलो, चॉइस सी एक्स किलो, चॉइस डी वाई किलो। पढ़ो पढ़ो बढ़िया से पढ़ो, ये सब क्वेश्चन तुम्हारा बुद्धि लगा के सही करना है। चलो तुम बताओ वाई के जी, बढ़िया, कितने को वाई के जी लग रहा है? बहुत मोटा गया इसको। और कितने को एक्स माइनस वाई लग रहा है? वेरी गुड नालायक, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो। एक किलो की वस्तु को डुबाए तो वाई किलो पानी बाहर आया तो कमी कितना होगा? वाई किलो। अरे नालायक, अगर कहता कि बताओ पानी में कितना तो एक्स माइनस वाई, क्वेश्चन खाली कह रहा है कमी कितना तो वाई, पानी में कितना तो एक्स माइनस वाई। हम जान रहे थे कहीं नालायक एकदम घटा ही छोड़ेगा, ये पीछे घटाए थे जो इसमें भी घटा ही देते हैं। बोलो क्लियर है सबका? अब लास्ट हम लोग का आज के लिए है और लेसन खत्म होगा। हेडिंग दो बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय। चलिए ध्यान दे, बर्नौली एक वैज्ञानिक का नाम है और बर्नौली क्या कहता है वो बढ़िया से सुनोगे। मेन इसका उदाहरण पूछा जाएगा। बर्नौली कहता है कि अगर कोई इस प्रकार का, अगर कोई नली है, पाइपलाइन है, एक ऐसा पाइपलाइन है जिसका सब जगह आकार बराबर नहीं है, तो अगर यहां और यहां के एरिया को देखा जाए तो एरिया ज्यादा है तो यहां वेग कम होगा, एरिया कम है तो यहां वेग ज्यादा होगा, दोनों जगह कुल ऊर्जा समान होगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने कहा कि वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, वेग बढ़ने से दाब घटेगा। और अब इंपॉर्टेंट बात समझें, बर्नौली का प्रमेय में मेन है वेग बढ़ने से दाब घटना। मान लो किसी व्यक्ति का घर है और झोपड़ी नुमा, ये झोपड़ी नुमा, कमजोर झोपड़ी, अगर तेज अंधड़ आ गया तो तेज अंधड़ आने से ये झोपड़ी बैठ जाएगा कि उठ जाएगा? अंधड़ कसकस के एकदम आल है तो बोलो झोपड़ी बैठेगा कि उठेगा? कितना को उठेगा लग रहा है? अच्छा, और कितना को लग रहा है बैठ जाएगा? बैठने वाला को नहीं है, ये लोग था लेकिन देखा माहौल गड़बड़ है तो उठाया नहीं, ये लोग बुद्धि भी लगाते रहता है। तो इसमें ध्यान देना हम लोग को है कि बर्नौली कहा कि अगर वेग, अच्छा ये बताओ बहुत सिंपल बात, अंधड़ आया है तो दाब ज्यादा होगा ऊपर की नीचे? मकान के अंदर ज्यादा दाब होगा कि ऊपर? अंधड़ आया है तो जल्दी बोलो, नीचे दाब ज्यादा होगा, ऊपर वेग बढ़ा तो दाब घट गया, नीचे ही ज्यादा प्रेशर है और इसलिए उठा दे। बात समझना, उठने का रीजन क्या है तो लाइन समझ में आया। तो बर्नौली प्रमेय पर पहला नंबर हुआ वेग बढ़ने से दाब घटता है और इसीलिए आंधी आने से झोपड़ी उड़ जाता। बोलो लाइन क्लियर है सबका? एक हम समझाए थोड़ा और, लाइट को पिलाओ। देखिए बर्नौली थ्योरम को थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, ध्यान दो। बर्नौली प्रमेय को हम लोग और बढ़िया से समझने के लिए हम लोग इनका पन्ना बर्बाद करते हैं, दूसरा क्या जाएगा बड़ा खुशी लगता है, तो बारिश दाही है ये, ध्यान दीजिए। तो बर्नौली प्रमेय को और बढ़िया से समझना है तो थोड़ा हम लोग एग्जांपल देख लें, मुंह कान सुखा ले तो पन्ना में। तो ध्यान दीजिए, अब बर्नौली प्रमेय में हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि ये एक झोपड़ी है, हम लोग एक झोपड़ी मान लिए। अब इसमें एक झोपड़ी की कल्पना हम लोग किए और इस झोपड़ी में मान लें अभी झोपड़ी है। अब बताओ एक झोपड़ी है, इसको हम फूंकेंगे तो हमारा फूंक इसके लिए अंदर ही होगा, तो इस झोपड़ी के लिए हमारा फूंक एक अंदर होगा। तो अब देखो अगर हम इसको फूंके कस के फूंकेंगे तो बोलो कस के फूंकेंगे तो फूंकने से नीचे जाएगा कि नहीं? हाँ तो यही समझना है, हम फूंकेंगे कि नीचे जाओ, लेकिन बर्नौली कहता है कि नहीं उल्टा है, अगर इसको फूंक दिए तो हवा का वेग ज्यादा होगा, तो इधर कम दाब है इधर ज्यादा है, उठा दे। बात को बहुत बढ़िया से समझ, फूंकिए तो सर विश्वास नहीं है लोग ऐसा चेला है, 1% विश्वास नहीं है इन लोगों को, इधर फूंके, हम बताना चाह रहे थे ना फूंकी है, इन लोग का विश्वास नाम की चीजें नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, तो बात आप लोगों को समझ में आ गया कि बर्नौली कह क्या रहा है। बर्नौली का कहना है कि वेग बढ़ाएंगे तो बोलो ज्यादा दाब होगा कि कम जाएगा? कम जाएगा, फूंक रहे हैं। देख लो ये नहीं है कि खींच रहे थे लोग, तुम लोग में कई ऐसा होगा कि ऊपर दिया तो नहीं मार रहे हैं, ये लोग कई यही फिर में होगा। तो अब बर्नौली थ्योरम को हम लोग बढ़िया से समझें, ध्यान दिया जाए बढ़िया से। जो क्वेश्चन है, तो घर पे एक छोटा एक्सपेरिमेंट किए, दो छोटा छोटा आलू लटका दिए एक उंगली की दूरी पर। अब आलू लटका दिए किस लिए? तो देखे कि कोई मूर्ख आ जाए बैठ हो जाए। अब एक मूर्ख बैठ हुआ क्या कर रहा है? तो कहना हम एक पहलवान आदमी खोज रहे हैं, ऐसा पहलवान जो इतना कस के फूंके कि दोनों दूर हो जाए, सटना नहीं चाहिए, सट गया तो उसको समस्या लगाना पड़ेगा, हटा दिया तो हम खिला देंगे उसको। कोई मूर्ख जो बर्नौली नहीं पढ़ा तो ट्राई मारी देख, और है क्या जितने कस के फूंका गलती से उतने जल्दी सटेगा, क्योंकि वेग बढ़ने से दाब क्या होगा? घट जाएगा। वो तो सोचेगा फूंकेंगे तो हट जाएगा, लेकिन जैसे फूंका दाब घटेगा तो बाकी दोनों लगा के सटा देगा। इसीलिए तुम लोग कई बार देखे होंगे कि ट्रेन तेजी से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म के नजदीक अगर खड़ा हो तो लोग कहता है बाबू दूर हो जा। अब तुमसे पूछे कि ट्रेन तेजी से आ रही है तो हम नजदीक खड़ा है तो खींच लेगा कि फेंक देगा? सोच के बताओ, खींच लेगा कि फेंक देगा? तो ये कहता है कि ट्रेन तेजी में है तो उसके आसपास हवा का वेग ज्यादा है और वेग ज्यादा है तो दाब कम है, गाड़ी हवा दाब दे देगा तो खींच लेगा। इसीलिए तुम देखना जब ट्रेन तेजी से पार करेगी तो वेग बढ़ने से दाब कम है, उसके साथ साथ धूल कण साथ उड़ते जाएगा, क्यों? यहाँ प्रेशर कम है तो बाकी हवा उठा के लेगी। अब बताइए सब सारा सीन समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए तुम देखा होगा साइकिल से जा रहे हो और बगल से ट्रक कस के पार करेगा तो लगेगा कि खींच लिया, जब ऐसा लगेगा तो कहना बर्नौली महाराज की जय, हम देख ली। बोलो लाइन क्लियर है सबका? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेन क्वेश्चन आता है, बर्नौली के सिद्धांत पर ही हवाई जहाज उड़ान भरता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, लड़के से पूछ देता है हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ता है, बेचारा लड़को उड़ गया, ये कौन सिद्धांत मार? तो हवाई जहाज बर्नौली सिद्धांत पर ही उड़ता है। और हवाई जहाज कैसे उड़ता है? तो इसके लिए हवाई जहाज का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। आप देखो ये हवाई जहाज का इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ, अब ये जो तुम देख रहे हो इसके बीच में विंग्स लगा हुआ है,
और बाकी जो आप देख रहे हैं हवाई जहाज का ही पूरा सिस्टम होगा। अब इसमें हवाई जहाज में अब आप जो देखे ये पूरा विंग्स और सिस्टम इसका बना दिया गया। अब हवाई जहाज में उड़ने के पहले इसको करना क्या पड़ता है, खूब तेजी में रनवे पट्टी पर दौड़ना। जब दौड़ेगा तो यहाँ का हवा कटिंग होगा तो इसी को कहते हैं एरोडायनेमिक कट। तो देखो कट दो तरह का है, एक है कि सीधा फ्लैट कर दे तो हवा को रोक लिया, दूसरा है कि ऐसा किया कि हवा आगे बढ़े। तो इसीलिए आजकल जितनी भी गाड़ियां बनाई जा रही है, पहले के जमाने में तुमको याद होगा कि एकदम ऐसे बना दिया था, जीप ट्रक हो गया एकदम ऐसे सीधा खड़ा। आजकल के जमाने में ये सीधा वाला डिजाइन खत्म हो गया, इसको ऐसे लेके जा रहा है कि एकदम हवा कटे इसमें यहाँ से सीधे ऊपर। ये एरोडायनेमिक कट है, ये खाली एक कट इसको खाली ऐसे कर देगा तो माइलेज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब यही कार स्पीड धरा और इस तरह का उसका आकार बना हुआ है तो हवा काटेगा तो निचला हवा डायरेक्ट पहुंचे। और इसका साथी जो था ऊपर एक कटिंग होने के कारण इसको ज्यादा दूरी तक करना है, इसका वेग बढ़ जाएगा और दोनों साथ पहुंचेगा। तो ज्यादा स्पीड में हवा है ऊपर वाला के नीचे, ज्यादा स्पीड में कौन है, ऊपर वाला। और वेग बढ़ा तो दाब घटा तो निचल का मुंह हल्का उठ के लगेगा कि एकदम बिना भार के चल रहा है, माइलेज बढ़ गया। ठीक है, एरोडायनेमिक कट इसीलिए इंपॉर्टेंट। और हवाई जहाज में यही है, सभी रनवे पट्टी पर तेजी से दौड़ता है तो ये हवा तुरंत पहुंच गई। इसको ज्यादा डिस्टेंस तय करने के कारण इसका वेग बहुत ज्यादा है। तो बोलो ऊपर वाला वेग ज्यादा है तो दाब क्या होगा, कम, नीचे दाब क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मुंह चल दिया। तो बाकी ये दोनों विंग्स का कमाल है इसको उड़ाना। हवाई जहाज में जो भी होता है ये दोनों सिस्टम है जो इसमें बहुत पावरफुल डैना और उसको ज्यादा बड़ा से पतले मुंह की ओर उसको निकाला जाता है और उसी कारण इसमें फिर आराम से ऊपर चल दिया। तो हवाई जहाज किसके सिद्धांत पर उड़ता है, आंसर क्या होगा, बर्नौली के प्रमेय। तो बर्नौली का ठेठ बात आप समझ गए, वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, लिख दीजिए बर्नौली प्रमेय डैश देखिए, वेग बढ़ने से दाब घटता है, वेग बढ़ने से दाब घटता है, दाब घटता है। नीचे लिख दीजिए बर्नौली प्रमेय के उदाहरण, बर्नौली प्रमेय के उदाहरण। पहला नंबर लिख दीजिए, तेज आंधी में झोपड़ी उड़ जाता है, तेज आंधी में झोपड़ी उड़ जाता है। दूसरा डबल स्टार लगा के लिखिए, हवाई जहाज बर्नौली सिद्धांत पर उड़ान भरता है, हवाई जहाज बर्नौली सिद्धांत पर उड़ान भरता है, बर्नौली सिद्धांत पर उड़ान भरता है। चलिए तो बर्नौली प्रिंसिपल हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत ही बढ़िया से लेसन को समझे, मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया। कल का जो क्लास है सुन लो पहले बढ़िया से रूटीन। सिलेबस ज्यादा रहता तो एक दिन लेट जाने में रात में दिक्कत था ना, रात भर पढ़ा ही देते, दिखते नहीं, जाना रहेगा तो ना दिक्कत है, जाना ही नहीं रहेगा, बैठो 2 घंटा पर गप मारो फिर बैठते रहो, सवेर कर देंगे फिर अपना घर निकलो। एक ही दिन में तो डाक बम में जल